हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन इनकम टैक्स क्लास। लास्ट क्लास में आपने रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का कैसे डिटरमिन करते हैं ये देख लिया। उसमें आपने क्या क्या देखा, बेसिक कंडीशन, देन एक्सेप्शन टू द बेसिक कंडीशन, देन एडिशनल कंडीशन, देन नॉन रेजिडेंट कब होगा, राइट। अब चलिए प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना भी सीखते हैं। हमने थ्योरेटिकली प्रोविजन को देख लिया, अब प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करते हैं और चेक करते हैं कि हमने जो सीखा वो परफेक्टली हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आप अपने नोट्स में एकदम लास्ट में आ जाइए, चैप्टर के एंड में जहां पे है अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस, वहां से हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे। क्वेश्चन 1 देख रहे हैं। मिस्टर ए हु वाज बोर्न इन युगांडा is currently residing in London. His grandmother was born in India in 1948 and his grandfather was born in India in 1945. ग्रैंडमदर इंडिया में पैदा हुई थी 1948 में, तो इससे तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हुआ नहीं, लेकिन उसके ग्रैंडफादर बॉर्न हुए थे इंडिया में 1945 में, तो वो बन गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब कहता है ही विजिट्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, एक्सेप्शन लगता है? सोच के बताइए। तो आपको याद आ जाएगा, हाँ, इंडियन सिटीजन अगर इंडिया के बाहर जाता है, ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ क्रू या फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सेप्शन लगता है। दूसरे पॉइंट में बताया गया था इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कोई भी इंडिया घूमने आता है, घर आ जा परदेसी, राइट, कोई भी इंडिया घूमने आता है तो उसके ऊपर एक्सेप्शन लगता है। अब एक्सेप्शन में भी दो बातें कही गई थी। एक्सेप्शन में क्या दो बातें थी? अगर 15 लाख रुपए तक की इनकम है, 15 लाख रुपए तक की इनकम है, तो बेसिक कंडीशन बी का जो 60 दिन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 182 दिन से, यानी बेसिक कंडीशन बी मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में बेसिक कंडीशन बी का जो 60 दिन होता है वो सब्स्टिट्यूट होगा 120 दिनों से। चेक करने की कोशिश करेंगे क्या यहां इनकम वगैरह की बात कही है कि नहीं। एक्सेप्शन लगेगा, इतना तो क्लियर हो गया है। 16, 17, 19, 20, 22, 23 में वो कितने कितने दिन इंडिया रहा? 135 दिन, 190 दिन और 200 दिन। ही डिडंट विजिट इंडिया इन एनी अदर प्रीवियस ईयर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 सालों में और कभी वो इंडिया नहीं आया था। डिटरमिन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 ही वॉज इन इंडिया फॉर 175 दिन। 23-24 यानी कि करंट प्रीवियस ईयर में भी वो 175 दिन इंडिया था। इंडियन इनकम उसकी 12 लाख रुपए है। इंडियन इनकम 12 लाख रुपए है, यानी 15 लाख रुपए से कम है, तो बेसिक कंडीशन बी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 182 दिन से, यानी बेसिक कंडीशन बी मिलेगा ही नहीं। उसको इंडिया में रहना पड़ेगा कितने दिन? 182 दिन। और इंडिया में 182 दिन वो रहा नहीं है, वो सिर्फ 175 दिन रहा है, इसलिए वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। उसको तो बेसिक कंडीशन ए ही सेटिस्फाई करनी है ना, इसके ऊपर एक्सेप्शन लग गया, और एक्सेप्शन लगने पे आपको बेसिक कंडीशन बी मिली ही नहीं, राइट। चलिए लिखते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही आप लिख रहे हैं जैसे आप एग्जाम में आंसर को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए आंसर 1, मिस्टर ए, नहीं, हम स्टार्ट करेंगे, ग्रैंडफादर ऑफ मिस्टर ए was born in अनडिवाइडेड इंडिया। आप भी मेरे साथ साथ लिखिए, आपको लिखने की प्रैक्टिस भी बनानी है। ग्रैंडफादर ऑफ मिस्टर ए वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, देयरफॉर मिस्टर ए इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर उसके बाद बताइए कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया आता है घूमने के लिए तो उस पर एक्सेप्शन लग जाता है। अब हम लिखेंगे इफ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन comes on a visit to India, exception applies.
अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट पे आएगा इंडिया के तो एक्सेप्शन लग जाएगा। अब आगे क्या होगा एक्सेप्शन लग जाएगा तो, सिंस हिज इंडियन इनकम ड्यूरिंग द ईयर is less than 15 lakh, उसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से कम है, तो बेसिक कंडीशन बी of 60 days shall be substituted for 182 days. अब so Mr. A can be said to be resident in India only if he stays for 182 days in India. ये तो पूरी भूमिका बांध दी आपने क्वेश्चन की। अब आप असल आंसर पे आइए जिसमें आपको बताना होगा कि वो तो भाई कितने दिन इंडिया में रहा, 175 दिन, बट मिस्टर ए स्टेड इन इंडिया only for 175 days. Therefore, सिर्फ 175, therefore he is non-resident in India for PY 23-24, प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में है। ठीक है, आपको तो पता है ना रेजिडेंशियल स्टेटस हर पर्सन की हर प्रीवियस ईयर में अलग अलग हो सकती है, तो आप जब बताएंगे कि वो नॉन रेजिडेंट तो साथ में ये भी बताइए कि किस प्रीवियस ईयर में वो नॉन रेजिडेंट है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मिस्टर एक्स वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान इन 1945। मिस्टर एक्स पाकिस्तान में पैदा हुआ था 1945 में। हिज सन वाई वॉज बॉर्न इन इंडिया इन 1970। ही लेफ्ट इंडिया। अब ही का मतलब क्या है, मिस्टर एक्स की बात कर रहा है या मिस्टर वाई की बात कर रहा है। कहता है एक्स पाकिस्तान में पैदा हुआ, बेटा 1970 में इंडिया में पैदा हुआ, ही लेफ्ट इंडिया। कौन इंडिया लीव किया है भाई। तो देखिए यहां पे आपको ना ग्रामर बहुत अच्छे से आनी चाहिए, यहां अंग्रेजी की टेस्टिंग हो गई, नहीं तो अगर आपको ये ना पता चले ये किसकी बात कर रहा है तो यही नहीं समझ में आएगा रेजिडेंशियल स्टेटस एक्स का चाहिए क्वेश्चन में या वाई का चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई सेंटेंस ऐसे स्टार्ट होता है, रमेश इज सो एंड सो, कुछ उसके बारे में बात की गई, फिर उसका बेटा, फिर वो ये किया, तो जितनी भी बात हो रही है वो सब रमेश के लिए हो रही है। जब भी नाउन के बाद प्रोनाउन आते हैं, नाउन के बाद एक प्रोनाउन आया, ठीक है, फिर एक प्रोनाउन आया, देखिए ये भी एक प्रोनाउन है, ठीक है। तो अब अगर नाउन के बाद एक प्रोनाउन आया है जिसमें आपको यहां पे दो नाउन मिल गए, मिस्टर एक्स भी मिल गया, मिस्टर वाई भी मिल गया, तो वो प्रोनाउन किसके लिए होगा, जिसका नाम पहले आया था। ये आपको हमेशा याद रखना होगा, ये ग्रामर का रूल है, ठीक है। इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस से कुछ लेना देना नहीं है, यानी ये ही हमेशा किसके लिए बात कर रहा है, इसके लिए। जैसे अब हिंदी में अगर बात करें तो मिस्टर एक्स पाकिस्तान में पैदा हुआ था, उसका बेटा, उसका, हिज, ये भी किसके लिए हिज बोल रहा है, इसी के बेटे के लिए बात कर रहा है। उसका बेटा वाई इंडिया में पैदा हुआ था, वो इंडिया छोड़ के गया, वो, उसका, सब किसके लिए है, हिज, उसका, वो, सब मिस्टर एक्स के लिए हो रहा है, ठीक है। ही लेफ्ट इंडिया ऑन 1/6/23 फॉर एम्प्लॉयमेंट इन यूके। अच्छा, वो 1945 में इंडिया में पाकिस्तान में पैदा हुआ था, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं कि वो इंडिया में रहने लगा हो। हाँ भाई, हो सकता है वो पाकिस्तान में पैदा हुआ था, 1945 में इंडिया में रहता हो, अब इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट इन यूके। अच्छा, फॉर एम्प्लॉयमेंट इन यूके बस लिखा हुआ है, यहां वर्ड नहीं लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं। फॉर एम्प्लॉयमेंट इन यूके बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब इससे ये क्लैरिटी आ रही है क्या कि वो नौकरी
मिल गई थी वो ज्वाइन करने जा रहा है या नौकरी ढूंढने जा रहा है? मतलब ना तो पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा है ना तो सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा है, तो क्या मानेंगे? तो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा यही मानोगे, जब क्लैरिटी ना हो तो यही मानेंगे कि वो फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जा रहा है, यानी नौकरी मिल चुकी है। ठीक है। हिज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 इतना था, 21-22 में इतना था, 20-21 में इतना था, 19-20 में इतना था। डिटरमिन स्टेटस ड्यूरिंग पीवाई 23-24। तो अब कैसे करेंगे इसको? सबसे पहली बात तो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है क्या? हाँ, ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का बंदा अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर जाता है तो एक्सेप्शन लगता है क्या? नहीं। इंडियन सिटीजन अगर इंडिया के बाहर जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप तो एक्सेप्शन लगता है। इंडियन ओरिजिन वाले पे एक्सेप्शन कब लगता है? जब वो इंडिया घूमने आता है, जाने वाला एक्सेप्शन नहीं है इंडियन ओरिजिन पे। ठीक है, तो एक्सेप्शन यहां नहीं लगेगा। ठीक है। आंसर 2। अब बता दीजिए एक्सेप्शन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से डिजाइन किया गया था ताकि गलती से आप एक्सेप्शन समझ लें। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बना रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट इन यूके, वो परेशान करने की कोशिश कर रहा है। व्हेन अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट exception will not apply. He shall be said to be resident if he satisfies any of the two basic condition. A बेसिक कंडीशन क्या क्या है? स्टेड इन इंडिया फॉर ग्रेटर इजकल टू 182 days ड्यूरिंग PY 23-24। ये तो कंडीशन हो गई। अब डैश लगाएंगे इसके बाद और लिखेंगे क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अब आपको ये बताना होगा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कितने दिन इंडिया में रहा है? देखिए, ही लेफ्ट इंडिया ऑन 1/6/23, तो यानी अप्रैल में रहा, मई में रहा और जून की 1 तारीख को रहा। अच्छा, अगर वो 1 जून को इंडिया छोड़ के गया है तो 1 जून इंडिया में गिना जाएगा? हाँ, अगर समय आप नहीं बताओगे कै बजे इंडिया से गए तो फिर घंटे वाला कंडीशन नहीं चलेगा। अगर आप नहीं बताते हो कि आप कै बजे इंडिया छोड़ के गए हो तो आप पूरा दिन इंडिया के ही मान लिए जाओगे, 1 तारीख आपका इंडिया में माना जाएगा। ही स्टेड फॉर अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 1 दिन, कितना हो गया? 62 दिन। ही स्टेड फॉर 62 days इन इंडिया। भाई ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। बी कंडीशन क्या है? बी कंडीशन कहता है कि स्टेड इन इंडिया ग्रेटर इजकल टू 60 days हो जाए इन PY 23-24 एंड प्रीसीडिंग 4PY में ग्रेटर इजकल टू 365 days हो जाए। अब आइए ये चेक करते हैं क्या ये हो जा रहा है। PY 23-24 में स्टे हो जा रहा है 62 days, चलिए काम बन गया। लेकिन साथ में 4 PY का भी देखना है। PY और स्टे, 4 PY कौन कौन से आएंगे इसके पहले वाले? PY 22-23 आएगा, 21-22 आएगा, 20-21 आएगा, 19-20 आएगा। स्टे बताइए कितना कितना हो रहा है? 22 days का स्टे। क्वेश्चन पे जाएं वापस से।
22-23 का 70 दिन है, 21-22 का 80, 20-21 का 90, 70, 80, 90, 19-20 का 130 जोड़िए। 370 हो रहा है क्या? जीरो 8 से 15, 15, 5, 20, 4, 24, 3, 27, 2, हाँ 370 दिन हो गया क्या सेटिस्फाई? हाँ 60 दिन से ज़्यादा ये हो गया, 365 दिन से ज़्यादा ये हो गया। ठीक है, बेसिक कंडीशन बी इज सेटिस्फाइड। हाँ रेजिडेंट बन गया। अब एक बात बताइए, अगर वो रेजिडेंट बन गया तो आप खुश हो कि नाखुश हो? वो तो रेजिडेंट बन गया, सरकार खुश है कि नहीं? सरकार तो खुश है भाई, वो रेजिडेंट बन गया, पूरी दुनिया जहान की इनकम पे टैक्स मिलेगा। ठीक है, आप नाखुश हो। पता है क्यों? क्योंकि वो रेजिडेंट बन गया तो एक नई आफत आ गई, आपको चेक करना पड़ेगा वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है कि नहीं है। अगर वो नॉन रेजिडेंट हो जाता, लफड़ाई खत्म। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में वो नॉन रेजिडेंट हो गया था, आपका आनंद हो गया भाई, कुछ नहीं करना। अब ये आफत हो गई आपके लिए। चलिए इस आफत का सल्टारा करें। हम लिखेंगे बेसिक कंडीशन बी इज सेटिस्फाइड, therefore he is resident in India for PY 23-24। अब जैसे ये हुआ, अब आपका नेक्स्ट काम आ गया, बढ़ गया काम। अब ऑर्डिनरीली है कि नहीं है चेक करेंगे, तो ऑर्डिनरीली चेक कर लीजिए। नाउ वी शैल डिटरमिन whether he is ordinarily resident in India। He shall be said to be ordinarily resident if he satisfies कितने कंडीशन? दोनों एडिशनल कंडीशन। इफ इट satisfies बोथ द एडिशनल कंडीशन। आफत है भाई, दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहला, रेजिडेंट इन एट लीस्ट 2 out of 10 PY। पिछले 10 प्रीवियस ईयर में 2 बार कम से कम रेजिडेंट हो। आइए चेक करते हैं क्या वो 2 बार रेजिडेंट होगा कि नहीं होगा। डेज उसके स्टे के हमको यहाँ पता चल रहे हैं। ठीक है, इसके पहले वो इंडिया में था नहीं, राइट? देखिए जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके हिसाब से वो इस साल रेजिडेंट है 22-23 में, 23-24 में तो रेजिडेंट बन गया। अब 22-23 का हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो 22-23 में रेजिडेंट है। तो अगर बेसिक कंडीशन बी के हिसाब से भी देखोगे, ऐसे तो 182 दिन रहना है, तो वो तो रहा नहीं। लेकिन अगर 60 दिन और पुराना 365 हो जाएगा क्या? ये 3 साल मिला के 365 तो नहीं हो रहा है। वैसे ही 22-23 में देखें तो ये 60 दिन से ज़्यादा तो हो गया, लेकिन पुराने 3 साल का, अब इसके पहले का तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए वो पाकिस्तान में पैदा हुआ था। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तो हम यही जानते हैं ना, पाकिस्तान में रहता था। वो जितने दिन इंडिया में बता रहा है कि वो रहा है, उतने ही दिन हम इंडिया में मान सकते हैं। हम बाकी कैसे मान लेंगे? इस साल भी वो रेजिडेंट नहीं बन पाएगा, इस साल भी नहीं रेजिडेंट बन पाएगा, तो हमें तो नहीं लगता कि वो किसी भी साल रेजिडेंट है 10 सालों में।
ये नॉट सेटिस्फाइड हो गया। अच्छा, जैसे बेसिक कंडीशन में वो रेजिडेंट है कि नहीं हम पूरा लिख लिख के समझाते हैं, क्या एडिशनल कंडीशन में भी आपको पूरा समझाने की आवश्यकता है? नहीं, बस आप खुद से चेक कर लीजिए, बता दीजिए। एडिशनल कंडीशन में क्यों? क्योंकि 10 साल का आप रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का रीजन थोड़ी ना बताते फिरेंगे, तब तो हो गई कहानी। तो पिछले 10 साल में वो रेजिडेंट है कि नहीं है बस कंक्लूड कीजिए आप, ठीक है, रीजन मत बताते रहिए। स्टेड इन इंडिया ग्रेटर इजकल टू 730 डेज इन 7 PY, 7 सालों में 730 दिन या उससे ज़्यादा। 7 साल कौन से? प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर होते हैं भैया। इतने साल ही तो वो रहा ही है इंडिया में, इतने दिन ही तो बस रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये रेजिडेंट तो हुआ लेकिन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो गया, क्योंकि एडिशनल कंडीशन कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ठीक है, सिंस none of the additional condition is satisfied, he is resident but not ordinarily resident in India. ठीक है, आइए क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 क्या है? क्वेश्चन 3 है, एक्स अ फॉरेन सिटीजन कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन जून 20, 2023। एक्स एक फॉरेन सिटीजन है, इंडिया आता है पहली बार जून 20, 2023 को। अच्छा, पहली बार इंडिया आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, और वो फॉरेन सिटीजन, इंडियन सिटीजन नहीं है। ऑन सितंबर 6, 2023 ही लीव्स इंडिया फॉर बर्मा। अच्छा, इस दिन आया और इस दिन चला भी गया, ठीक है, ऑन अ बिजनेस ट्रिप। आने वाला दिन और ये रहा जाने वाला दिन। ही कम्स बैक ऑन जनवरी 1, 24। अच्छा, फिर से इसी साल में 23-24 के अंदर ही वो 1 जनवरी 2024 को वापस आ गया। ही मेंटेन्स अ ड्वेलिंग प्लेस इन इंडिया फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अराइवल इन इंडिया 21 जून टिल जनवरी 15, 2024। कह रहा है वो जब पहली बार इंडिया आया था ना जून 20 को, तो जून 21 से उसके पास ड्वेलिंग प्लेस है इंडिया में और 15 जनवरी तक था। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब हो गया प्लेस वर्थ लिविंग, जहां आप रह सकते हो। इसका मतलब है कि उसके पास घर जो था वो 21 जून से लेके पूरा 15 जनवरी तक था। मतलब बीच में जब वो इंडिया में नहीं था तो भी उसके पास घर इंडिया में था। इस बात से फर्क पड़ता है क्या कि आपके पास घर कितने दिन इंडिया में है? नहीं, आप कितने दिन इंडिया में रहे हो। तो ये पूरी लाइन बकवास है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ड्वेलिंग प्लेस इन इंडिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कब से कब था। आपके पास घर हो ना हो, आप सड़क पे सो रहे हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। कितने दिन इंडिया में रहे हो ये बात मैटर करती है। कहता है कि उसके पास ड्वेलिंग प्लेस 15 जनवरी 2024 तक था जब वो कुवैत के लिए निकलता है। ठीक है, हमको बस इतना मतलब है कि 1 जनवरी से 15 जनवरी वो रहा इंडिया। ठीक है, 1 जनवरी को आया, 15 जनवरी को रहा, तो फिर जब ये आया तो यहां तक रहा। डिटरमिन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर AY 24-25। डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? तो ये एक अलग बात हो गई। अभी फिलहाल के लिए वो एक फॉरेन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन का है ऐसा कुछ बता नहीं रहा है, मतलब ही इज नीदर इंडियन सिटीजन नॉर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब वो इंडिया घूमने आता है तो एक्सेप्शन लगेगा क्या? नहीं। मतलब 3 का 2 पार्ट हो गया है, पार्ट 1 क्वेश्चन ये है, पार्ट 2 ये वाला हो गया। ठीक है, आंसर 3 पार्ट 1। मिस्टर एक्स is neither Indian citizen
nor person of Indian origin. Mr. X is neither Indian citizen nor person of Indian origin, so exception will not apply. He shall be said to be resident if he satisfies any of the basic condition. कोई भी सेटिस्फाई कर लेगा वो रेजिडेंट बन जाएगा. ए stayed in India greater is equal to 182 days. अच्छा, आप सिर्फ देख तो नहीं ना रहे हैं, मेरे साथ साथ पूरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, मतलब अपनी कॉपी बनाए हैं, पेन यूज़ कर रहे हैं, तभी मतलब है. नहीं तो अगर ये ऐसा होता कि सिर्फ आपके देख लेने से काम बन जाएगा तो मैं आपको प्रिंटेड सॉल्यूशन इसका दे देता. इतना काम इसलिए किया जा रहा है ताकि आप भी मेरे साथ पैरेलली नोट करें. बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लासेस को भी वैसे ही यूज़ कीजिए जैसे फेस टू फेस क्लास चलती है. देखिए, मैं वो टीचर नहीं हूँ जो रिकॉर्डेड क्लास के समय में ही आया हूँ, ठीक है. आई हैव टॉट फॉर सेवरल ईयर्स इनटू फेस टू फेस क्लासेस, ठीक है. तो मुझे मालूम है कि बच्चे को किस तरीके से प्रैक्टिस बनती है, और एग्जैक्टली वही माहौल मैं आपको देना चाहता हूँ. स्टेट इन इंडिया ग्रेटर इज इक्वल टू 182 डेज. इन PY 23-24 कितने दिन रहा इंडिया में बताएंगे आप? ही स्टेट फॉर 20 जून को आया, तो जून में कितने दिन रहा? 20 जून को आया, 11 दिन रहा. जून 20 को भी गिनेंगे क्या? हाँ गिनेंगे. तो 20 जून से लेके 30 जून तक कितना हो गया? 11 दिन हो गया. 20 जून को भी गिनेंगे ना. 11 जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर 6 को वो निकल गया, तो 6 दिन सितंबर का. और फिर 1 जनवरी को आया और 15 जनवरी तक रहा. तो आने वाला दिन जाने वाला दिन दोनों काउंट होगा इंडिया में, क्योंकि समय नहीं बताया है. तो 1 जनवरी से 15 जनवरी हो गया 15 दिन, तो प्लस कर दिया 15 और जोड़ लीजिए ये कितना हुआ? 11, 31, 31, 6 और 15, 94 दिन. He stayed for 94 days in PY 23-24. नहीं, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो पाया. बी देखिए, दूसरा तो ये है कि स्टेट इन इंडिया हो जाए इन PY ग्रेटर इज इक्वल टू 60 डेज एंड प्रीसीडिंग 4 PY में हो जाए ग्रेटर इज इक्वल टू 365 डेज. तो अब इसमें क्या है कि PY 23-24 में तो वो 94 दिन स्टे किया है, बट प्रीसीडिंग 4 PY में नील डेज हो रहा ही नहीं है, ठीक है. तो अब क्या होगा? अब ऐसे में प्रीसीडिंग 4 PY में वो रहा ही नहीं है, तो नॉन रेजिडेंट हो गया. कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई. नन ऑफ द बेसिक कंडीशन is satisfied, therefore Mr. X is non-resident in India. ठीक है.
आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अच्छा, इस पार्ट में एक चीज और था, इसमें एक सेकंड पार्ट भी था कि डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जाए तब तो एक्सेप्शन लग जाएगा, तो बेसिक कंडीशन भी मिलेगी ही नहीं, ए सेटिस्फाई करना होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ए कहाँ सेटिस्फाई हुआ, नॉन रेजिडेंट ही रहेगा, एक्सेप्शन अप्लाई हो जाएगा। स्टे इन PY 23-24 ही कैन बी रेजिडेंट if stay in PY 23-24 is greater equal to 182 days। नॉट सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ कंडीशन, देयरफॉर नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अब बी हट गया। इसका मतलब ये हुआ अब ए सेटिस्फाई करना है, तो ए कहाँ से सेटिस्फाई हुआ था, ए भी तो नहीं हुआ था ना, उसका तो कोई नहीं सेटिस्फाई हुआ था। क्वेश्चन 4, X, a foreign citizen not being a person of Indian origin, leaves India for the first time in the last 12 years on June 15, 2021। X, a foreign citizen and not being a person of Indian origin, क्लियर कर दिया, ना तो इंडियन सिटीजन ना पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, लेकिन इंडिया पहली बार छोड़ के जा रहा है 12 सालों में, जून 15, 2021 को, मतलब आज से 3 साल पहले करीब वो इंडिया छोड़ के गया था पहली बार, उसके पहले यानी हमेशा इंडिया में था। ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 2022 ही कम्स टू इंडिया और नवंबर 23 नवंबर को इंडिया आया 46 दिनों के लिए, यानी 22-23 में वो 46 दिन इंडिया था। ये कैलेंडर ईयर 23 में ही डजंट कम टू इंडिया एट ऑल। अच्छा, फिर 2024 में वो आया जनवरी 30-24 को, ये प्रीवियस ईयर 23-24 हुआ, ये भी जनवरी 30 को आया रात को 10:30 बजे। अच्छा, रात को 10:30 बजे टाइम बता दिया, तो 30 जनवरी को वो सिर्फ 1.5 घंटा इंडिया में रहा, तो ये इंडिया में नहीं काउंट होगा। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस बतानी है 24-25 की। ठीक है, कर सकते हैं इसको बहुत अच्छे से। Mr. X can be said to be resident if he satisfies any of the following condition। अब एक बात बताइए, इतनी नौटंकी पूरी लिखे हम लोग, अब क्या शॉर्ट में आप हमको अलाउ नहीं कर देंगे कि सर लिख दीजिए? ए क्या है, 182 दिन से ज़्यादा रहना है, कितने दिन रहा है? स्टे इन PY 23-24 कितना है? 23-24 में 30 जनवरी को आया था, तो 30 जनवरी नहीं गिना जाएगा, 31 जनवरी गिनेंगे 1 दिन, फरवरी में 29 दिन, मार्च में 31 दिन, कितना हो गया? 61 दिन। ठीक है, बी स्टे इन PY 23-24 हो गया। फिर उसके पहले का दूसरी कंडीशन है स्टे इन PY 23-24 का 61 दिन, और 4PY का देख लेते हैं कितना हुआ, PY और स्टे 22-23, 21-22, 20-21, 19-20। ठीक है, 22-23 का बताइए स्टे कितना है? 22-23 में 46 दिन के लिए इंडिया आया था, जो लिखा हुआ है ना, 46 दिन के लिए इंडिया आया हुआ था। कैलेंडर ये 22 में आया था नवंबर 23 को, तो नवंबर 23 तारीख को, 2023 नहीं है, नवंबर 23 तारीख को। ठीक है, 2022 में
ये आया था, मतलब कि 23 नवंबर 2022 को आया था। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर 22 से 46 दिन, ठीक है। उसके पहले 21-22 में 15 जून 2021 को वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा 21-22 में, 21-22 ये वाला ईयर है। तो अप्रैल मई और जून रहा है बस, वो 21-22 में अप्रैल मई जून रहा है। अप्रैल का 30 हो गया, मई का 31 और जून का 15, 76 दिन हो गया। उसके पहले वो हमेशा इंडिया में रहा था, तो 365 दिन यहाँ रहा होगा और 366 दिन यहाँ रहा होगा। ये तो पहली बार ना छोड़ के गया है इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया छोड़ के। अब इसकी जोड़ लगा लीजिए, 365 दिन से ज़्यादा हुआ क्या? हाँ, हो ही जा रहा है 365 दिन से ज़्यादा। 46 + 76 + 365, फिर से कर दे 46 + 76 + 365 + 366, 853 डेज, ठीक है। बेसिक कंडीशन बी सेटिस्फाई हो गई है एंड देयरफॉर रेजिडेंट, बी सेटिस्फाइड। ये मैंने ना कहानी नहीं लिखी इतनी, क्योंकि अब बहुत हो गई कहानी, आप समझ गए हैं अब, ठीक है। अब आपको ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली चेक करना होगा, एडिशनल कंडीशन। अब देखिए हम हेडिंग दे के निकल गए एडिशनल कंडीशन, आप ऐसे नहीं लिख सकते। आप क्या लिखेंगे पता है? आप लिखेंगे मिस्टर एक्स इज, जो भी है, मिस्टर एक्स इज रेजिडेंट इन इंडिया, नाउ वी शैल डिटरमिन वेदर ही इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉट। Mr. X can be said to be ordinarily resident if he satisfies any of if he satisfies both the additional condition. इतनी कहानी लिखेंगे हम, कहानी नहीं लिख रहे हैं। पहला, क्या 10 साल में 2 साल रेजिडेंट है? मैं आपको बताऊं 10 साल में वो 9 साल रेजिडेंट था, बस इसी साल रेजिडेंट नहीं था 22-23 में, क्योंकि 46 दिन बस रहा। 21-22 में वो रेजिडेंट था। हाँ देखिए 60 दिन से ज़्यादा हो गया और पुराने 4 सालों में 365 दिन हो जाएगा। हाँ भाई, हर साल ही 365 दिन हो रहा है, तो इस साल भी रेजिडेंट है। क्या 20-21 में रेजिडेंट है? हाँ 182 दिन से ज़्यादा रहा है, यहाँ भी 182 दिन, पूरे साल इंडिया में रहा है। तो यहाँ तो बी, देखिए ए सेटिस्फाई हो जा रहा है, यहाँ ए सेटिस्फाई हो जा रहा है, यहाँ बी सेटिस्फाई हो जा रहा है, कुछ ना कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। बस 46 दिन जिस साल रहा है ना, उस साल रेजिडेंट नहीं था। तो 9 आउट ऑफ 10 पीवाई रेजिडेंट है ये। अब क्या चाहिए? 2 ही साल रेजिडेंट होना था। क्या पिछले 7 सालों में 730 दिन से ज़्यादा रहा है? यस, ग्रेटर 730 डेज है भाई, 2 ही साल मिला के हो जाएगा 730 दिन तो, ठीक है। ये देखिए ना, greater 730 days in 7 years, satisfied है ये कंडीशन, therefore रेजिडेंट है एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट भी है। तो इससे वो रेजिडेंट भी बन गया और ऑर्डिनरली रेजिडेंट भी बन गया। तो देखिए आपको इसी तरीके से बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि बस हम फटाफट आंसर देख ले रहे हैं, आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे इस तरीके से। तो आज की क्लास में हम लोग ने 4 क्वेश्चन किया। एक और प्रैक्टिकल क्लास करेंगे इंडिविजुअल का ही रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करने के लिए, जिसमें और 4-5-6 क्वेश्चंस करते हैं हम लोग सॉल्व, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे देन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज डिटरमिनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, फर्म, कंपनी, एवरी अदर पर्सन, राइट। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। विल स्टॉप हियर।